एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को। इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं लंच बनाऊंगी, आप रहने दें, अस्परा ने किचन में दाखिल होकर कहा, क्योंकि मुसलसल फारिग रहकर वो बोर हो रही थी। अस्परा के हुक्म पर मुलाजिम साइड पर हो गई तो उसने अपने हाथों से 2 लार्ज पिज़्ज़ा तैयार किए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कोई इंसान इटली में हो और पिज़्ज़ा ना खाए। अभी वो फारिग हुई थी, उसे बैल के बजने की आवाज़ आई तो वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। शायद मॉन्स्टर वापस आ गया है। हाय अस्परा। दरवाज़ा खुलने पर अली ने घर में दाखिल होकर कहा, जिस पर उसने सर हिलाया तो वो अरहम की स्टडी रूम की जानिब बढ़ गया, जिस पर अस्परा ने महसूस किया कि उसके हाथ में कोई ब्लैक रंग की फाइल है। लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके वापस से किचन में गई और ओवन से पिज़्ज़ा निकाल कर उसे ध्यान से कट करने लगी। आई स्मेल फूड। अस्परा ने जो अपने ध्यान लगी हुई थी उसलिए उससे अली की आवाज़ सुनाई थी, तो उसने उसे जवाब देने की बजाय उसके लिए 2 स्लाइस प्लेट में रखे। वाह, मेरा नाक खुशबू महसूस करने लगा है। अली ने उसे उसके मुतरादिफ खड़े होकर कहा, मेरे ख्याल में नाक का काम ही यही होता है, तो यही करेगा ना? अस्परा ने उसकी जानिब देखे बगैर बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन मेरा ख्याल था नाक का काम सिर्फ ऑक्सीजन खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना है। वो शरारत से बोला, जिस पर अस्परा ने आबरू चुकाया तो वो हंस दिया। अगर बुरा ना मानो तो थोड़ी सी हेल्प कर दूँ? अस्परा ने सबसे ऊपर वाला शेल्फ की जानिब इशारा करते हुए कहा। ज़रूर, उसने कहकर सास को पकड़कर अस्परा की जानिब बढ़ाया। शुक्रिया कहने में कोई हर्ज नहीं, वो उसके पीछे चलते हुए बोला, जो पिज़्ज़ा लेकर डाइनिंग की जानिब बढ़ गई थी, जिस पर वो खामोश रही और पिज़्ज़ा की प्लेट उसकी जानिब बढ़ाई, जिस पर वो शुक्रिया बोलकर खाने लगा। तो तुम्हारा काम हो गया जिसके लिए तुम यहाँ आए थे? अस्परा ने रेफ्रिजरेटर से कोक लाकर ग्लास में डेल कर उसकी जानिब बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, हो गया, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स ले रखने आया था, वो बस रख दिए। वो स्लाइस का बाइट लेते हुए बोला। अरम खुद कहाँ है? खुद किधर है? अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। काम में मसरूफ़, बस आता ही होगा। वो कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए बोला। शुक्रिया पिज़्ज़ा के लिए। ओके, मैं चलता हूँ, दरवाज़ा लॉक कर लो, अली ने उठते हुए कहा तो वो उसके पीछे चलने लगी। क्या तुम घर रहकर बोर नहीं हो जाती? वो दरवाजे के करीब पहुँचकर बोला। खैर, अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा दिल करता है इस लफ्ज़ बोर पर एक नया लफ्ज़ तख्लीक कर दूँ। इतना बुरा लगता है ना सारा दिन यहाँ कैदों की तरह बंद रहना। अस्परा ने तल्खी से कहा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा वो तुम्हें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा। उसकी क्या वजूहत है? मैं दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। बहुत सी वजूहत हैं। उससे पहले वो कुछ कहती गोली की चलने की आवाज़ से और अली ज़मीन पर गिर गया। अस्परा ने शौक से अली की जानिब देखा, जिसकी शर्ट खून से लबरेज थी। दरवाज़ा बंद करो, अली अपने पेट पर हाथ रख कर चीखा, जबकि अस्परा पथराई आंखों से उसकी जानिब देखने लगी। आई सेड लॉक द डोर डैम इट। अस्परा को उसकी जगह पर मंच में देखकर वो हलक के बल चीखा, जिस पर अस्परा जल्दी से होश में आई और आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक कर दिया। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ? वो लड़ती आवाज़ में बोली। जब गोलियों के चलने की आवाज़ पड़ने लगी और शीशे टूटकर बिखरने लगे, वो जल्दी से 2 कदम दरवाजे से दूर हुई और अली की जानिब देखने लगी, जो फ़ोन पर मुसलसल किसी के साथ बात कर रहे थे, जबकि अस्परा खून से कान पर हाथ रखकर खौफ से कान पर हाथ रखकर ज़मीन पर वहीं बैठ गई। अली हिम्मत करके उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे साथ घसीटता अंदर की जानिब ले जाने लगा, जबकि खिड़कियों के शीशे टूटने की आवाज़ उनके कानों से टकराने लगी। दरवाज़ा लॉक करो। अरहम के स्टडी रूम में पहुंचकर अली ने अस्परा को कहा और खुद आगे बढ़कर शेल्फ से ब्लैक कलर की फ़ाइल उठाई और फिर बाएं जानिब होकर एक बटन क्लिक किया, जिससे शेल्फ पीछे की जानिब हो गई और एक कमरा नमूदार हुआ। अस्परा ने हैरत से शेल्फ के पीछे कमरे नुमा खाली जगह को देखा और उस जानिब कदम बढ़ाया। उनके कदम रुकते रखते ही वो जगह रोशन हो गई। ये फ़ाइल पकड़ो। अली ने उसे फ़ाइल पकड़ाकर एक कोड डायल किया और उसका दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो उसे साथ लेकर आगे बढ़ने लगा और एक बटन दबाया तो ज़मीन 2 टुकड़ों में तकसीम होकर एक रास्ता बना गई, जहाँ सीढ़ियाँ साफ दिखाई दे रही थी। अस्परा ने हैरत सीढ़ियों की जानिब देखा। चलो अस्परा, अभी ये सब घूरने का वक्त नहीं है। वो उसका हाथ पकड़कर नीचे की जानिब ले जाता हुआ बोला तो उसका फिर ऊपर की जानिब देखा, जहाँ वो ज़मीन बंद हो चुकी थी। उसकी खौफ से आंखें फैली। वो हम किधर जा रहे हैं? अस्परा ने घबराकर सीढ़ियाँ उतरते हुए पूछा। बस पहुँच गए। आखिरी सीढ़ी पर उतरकर अली ने पूछा। अली ने कहा, जिस पर अस्परा ने धड़कते दिल के साथ यहाँ वहाँ देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ चांद की रोशनी के अलावा सिर्फ अंधेरा था। अली, अस्परा ने अपने हथेलियों को वापस से मसलते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में पुकारा। मैं इधर हूँ, वो उसके पीछे से बोला और एक चिराग चलाने लगा, जिसके जलने की मध्यम सी रोशनी कमरे में बिखर गई। वो आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया, जबकि अस्परा अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? अस्परा ने खुद को नॉर्मल करने के बाद उसकी जानिब देखा तो उसकी आंखें फैली, जो चाकू से अपनी गोली निकालने में मसरूफ़ था। गोली निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो गोली पर चाकू की नोक रखते हुए लंबा और गहरा सांस खींचते हुए बोला। उससे तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी जानिब देखते हुए बोली। मुझे कोई परवाह नहीं, बस ये घटिया बुलेट निकल जाए बस। वो उसे लगते हुए लहजे हुए बोला तो अस्परा महज उसे देख कर आएगी। जब उसने देखा वो बास नहीं आएगा तो जल्दी से उसकी जानिब पुश करती, क्योंकि वो उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती थी।
तभी उसे एक दर्ज भरी कराह और गोली के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। तो अस्पा ने ना माँ को अपने लब खींच लिया और फिर अपने कदम एक कॉर्नर की जानिब बढ़ा दिए, जहाँ से उसे एक स्विच नज़र आ रहा था। उसे लेफ्ट जानिब घुमाओ। अस्पा को एक लगा शायद ये किसी लाइट का होगा, मगर जब उसने अली के कही के मुताबिक घुमाया तो वहाँ से दीवार हटकर एक छोटा सा कमरा रूनुमा हुआ, जिस पर अस्पा ने हैरत से उसके कमरे को और फिर अली को देखा। उस कमरे में बस एक बेड और वार्डरोब मौजूद थी। उनके दरमियान खिड़की भी थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। साथ ही उसकी नज़र दीवार पर पड़ी जो पेंटिंग से भरी हुई थी, जिससे उसे महसूस हुआ शायद ये किसी बच्चे ने बनाई हो। उसने गौर किया तो एक पेंटिंग में एक छोटा सा बच्चा औरत का हाथ थामे खड़ा था। अस्परा ने आगे बढ़कर वार्डरोब खोलना चाही तो उसमें से चूहे निकलकर ज़मीन पर भागने लगे, जिस पर अस्परा चीखने लगी, अस्परा शोर मत करो। अली ने उसे वार्न किया तो वो अपनी चीखें मुंह में दबाने लगी। तभी हिम्मत करके आगे बढ़कर उसे वार्डरोब का दरवाज़ा खोला, जिसमें एक औरत के कपड़े हैंग हुए थे और नीचे छोटे बच्चे के मॉप के शर्ट्स और जीन्स थे। उसने एक नज़र उठाकर उस पेंटिंग को वापस से देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ शायद उसी बच्चे ने स्केच बनाने की कोशिश की हो। अस्पा ने एक मैक्सी उठाई और उसे फाड़कर उसका एक टुकड़ा लिया और कमरे के साथ अटैच वॉशरूम में दाखिल हो गई। वहाँ छोटी सी बाल्टी देकर उसने उसे साफ़ करके उसमें से पानी भरा, उससे लेकर वापस से अली के पास आ गई, जो आंखें बंद किए लेटा हुआ था। जब वो उसके बराबर आ बैठी तो उसे झट से अपनी आंखें खोलती। अपनी शर्ट उतारो, अस्पा ने अपने कपड़ा पानी में भिगोते हुए कहा। मेरा ख्याल है ये तुम्हें स्कॉर्पियो को कहना चाहिए। अली ने शरारत से उसकी जानिब देखा, जिस पर वो उसे घूरने लगी तो वह सीधा होता आइसकी से अपनी शर्ट जख्म से उठाने लगा। अस्परा गीले कपड़े से उसका जख्म साफ करने लगी, जबकि वो तकलीफ से आंखें बंद कर गया। अच्छे से जख्म साफ करके उसने एक और साफ़ कपड़ा लिया और उसके इर्द गिर्द अच्छे से बांध दिया। दर्द हो रहा है काफ़ी? वो उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी। नहीं, ठीक हूँ, वो लब फेंचते हुए बोला। कितनी अजीब बात है, अगर तुम्हारी जगह मैं होती और मेरा इतना खून निकल चुका होता तो मैं अब तक बेहोश हो चुकी होती, और तुम कितने सुकून से दर्द बर्दाश्त कर रहे हो, जैसे मिट्टी नहीं लोहे के बने हो। वो बाल्टी और उसकी शर्ट की जानिब देखते हुए बोली, तो जो खून से भरी हुई थी, और क्या चाहती हो, उठकर भंगड़ा डालूं या यहाँ बेहोश हो जाऊँ? आंखें बंद करके अपने दर्द को बर्दाश्त करता सुकून से पूछने लगा, जिस पर वो उसे महज देख कर आएगी। उससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती तो उसकी तवज्जो अली की जेब में बजते सैल ने खींची, जो वो उठाकर कान को लगा चुका था और इटालियन में कुछ बोलने लगा। हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए मज़ीद रहेंगे, क्योंकि वो आदमी अभी भी बाहर है और हम बाकी आदमी के साथ घर में दाखिल हो चुका है, और जब वो जल्द ही उन सबको ख़त्म करके यहाँ मौजूद होगा। अली ने सेल साइड पर रखते हुए कहा और साथ ही अपने पेट पर हाथ रखकर तकलीफ से आंखें बंद कर दी। जबकि अरहम के नाम पर अस्परा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर वो जल्दी ही खुद को संभाल कर बाल्टी और बाकी कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वो वापस से आई, अली के पास आ गई। मैंने जो तुम्हें फ़ाइल दी थी वो किधर है? वो आंखें बंद किए हुए पूछने लगा। ये रही। उसे टेबल के ऊपर से पकड़कर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जो अली ने आंखें खोल कर थाम ली। कौन है वो आदमी? वो आसपास की जगह का मायना करते हुए पूछने लगी, जो काफ़ी बुरी हालत में थी। अरहम के बहुत से दुश्मन हैं, कोई होगा, मैं उनमें से ही होगा कोई। वो फाइल करीब ही रखते हुए बताने लगा, लेकिन आज से पहले उसके घर पर कभी हमला नहीं हुआ था। तुम्हें ये कुछ गलत नहीं लग रहा? वो सोचते हुए बोली, मैं नहीं जानता, तुम कुछ देर रेस्ट कर लो और आराम आता ही होगा। वो बेडरूम की जानिब इशारा करते हुए कहा, बोला, मैं कैसे आराम कर लूँ? तुम्हें नहीं महसूस हो रहा लोग उसका कत्ल करने आए हैं? बाहर इतनी गोलियाँ चल रही हैं और तुम मुझे बोल रहे हो? सोचा वो भी इन चूहों के दरमियान में जाकर मैं इंसान हूँ और मुझे आदत नहीं थी खौफनाक सिचुएशन में रेस्ट करने की। वो आबरू चुकाते हुए बोली, जिस पर अली मुस्कुरा दिया। अब जब तुम उस कारपे के साथ रह रही हो तो तुम्हें वो हर चीज़ की आदत डाल देगा। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो खामोश रही। देखो अस्पा, कुछ देर रेस्ट कर लो। यकीन करो, अगर तुम्हें हल्की सी भी खरोच आई तो अरहम मेरा सर गर्दन से अलग करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, इसलिए तुम बेफिक्र होकर आराम करो। मैं यहाँ ही हूँ तुम्हारी हिफाजत के लिए, वो संजीदगी से बोला, जिस पर वो सर हिलाकर खिड़की के पास पड़े दूसरे सोफे पर बैठ गई, क्योंकि उसका इरादा कभी भी उस कमरे में जाकर सोने का नहीं था जहाँ इतने चूहे थे। काश मैं आंखें खोलूँ और ये सब एक ख्वाब में बदल जाए और सब नॉर्मल हो जाए। वो आंखें बंद करके खुद में समेटते हुए बोली। भागने का शोर और पत्तों की सरसराहट से अस्परा की आंख खुल गई। उसने पहले आसमान की जानिब देखा, जो स्याह लिबादा ओढ़े हुए था, जबकि चांद पूरी शान से चमक रहा था। फिर उसकी नज़र अरहम के चेहरे की जानिब टकराई, जो उसे उठाए हुए जंगल के दरमियान बहुत से तेज़ी से भाग रहा था। अरहम की रफ्तार इस कदर तेज़ी थी कि उसने जल्दी से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में झगड़ा, जिससे अरहम ने अपनी नज़रें उसकी जानिब कुछ देर को रुकी और फिर से सामने देखकर भागने लगा, जबकि उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अरहम की बाएं जानिब देखा, जहाँ जैन भी उनके बराबर भाग रहा था, लेकिन अली का कोई नाम निशान नहीं था। अली किधर है? अस्परा ने अरहम की जानिब सवालिया नज़र से देखा, लेकिन वो उसे इग्नोर करता आगे बढ़ता रहा। अली किधर है अरहम? उसने चिढ़ते हुए वापस से पूछा। गो बैक टू स्लीप बेबी, वो नरमी से बोला, लेकिन अली शर्ट
द हेल अप एंड गो बैक टू स्लीप। वो सख्ती से बोला, उससे ऐसे बात मत करो। अरहम, जैन ने उनके बराबर भागते हुए कहा। माइंड योर ओन डैम बिजनेस जैन, अरहम ने उसे वार्न किया, जिस पर वो एक नज़र अस्परा की जानिब देखकर अपनी लब पहन किया। जबकि अस्परा ने एक नज़र चांद और फिर अरहम को देखा, तभी ठंडी हवा उसे छूकर गुजरी। तो सर्दी से बचने के लिए उसने अपना आप अरहम की बाहों में छुपाने की कोशिश की, जिस पर वो उसकी गिर्द अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर गया। तभी कुछ फासले पर खड़ी उन्हें अरहम की गाड़ी नजर आई, तो वो उसकी जानिब बढ़ गए। जैन ने दरवाज़ा खोला तो अरहम अस्परा को साथ लिए पिछली सीट पर बैठ गया, जबकि उसने खुद ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी चला दी। गो टू स्लीप। पर हमने जब देखा वो खिड़की से बाहर देख रही है, तो अपने हसार में लेकर उसके बालों में हाथ चलाते हुए आहिस्ती से बोला, और साथ खुद भी सीट के साथ अपना सर टिका दिया। मुझे नींद नहीं आ रही। अस्परा ने अरहम की आवाज़ की थकावट महसूस करके नरमी से कहा। वह थोड़ा नीचे झुका और उसके माथे पर अपने लब रखती है, साथ उसे खुद के मज़ीद करीब करके मुस्कुरा दिया, जिस पर अस्परा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने पहली दफ़ा अरहम की आवाज़ में इतनी नरमी और मुस्कुराहट महसूस की थी। उसने पलके उठाकर अरहम की आंखों में देखा, तभी गाड़ी रुक गई। उसका हाथ पकड़कर बाहर निकला तो सामने मोट होटल देखकर अस्परा की आंखें फैली, क्योंकि वो पूरी आबोताब से ऐसे खड़ा था जैसे यहाँ पहले कभी कुछ हुआ ही ना था। सारे शीशे, हर चीज़ फिक्स थे। वो उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ क्रॉस करता थर्ड फ्लोर पर ले गया, जो कमरों से भरा हुआ था और जिसका रास्ता इंतहाई खूबसूरती से सजा हुआ था। वो तीनों चलते हुए आगे बढ़ने लगे। कमरे के सामने जाकर जैन ने उसका दरवाज़ा खोल दिया, जो बहुत दिलकश था। यहाँ तुम रहोगे अस्परा, और ये दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं या फिर जैन ना हो, ओके? अस्परा ने नज़र उठाकर जैन की जानिब देखा, जो उनसे काफ़ी फासले पर उनकी तरफ पुष्ट किए खिड़की से नीचे की जानिब देखने में मसरूफ़ था। तभी उसने वापस से पलट कर अरहम की जानिब देखा, जो सर्द आंखों से उनकी ही जानिब देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकारी अपने शिकार की जानिब देखता है। ठीक है, वो सिर्फ इतना ही बोल पाई। अरहम वापसी के लिए बढ़ा, लेकिन सीढ़ियाँ उतरने लगा उससे पहले वो जैन को इधर ही छोड़कर वापस कमरे की जानिब भागा, जहां वो उन्हें जाता देख रही थी। उसे अस्परा की पेट पर हाथ रखकर अंदर की जानिब देखा, धकेला और एक हाथ से दरवाज़ा बंद करके उसके लबों पर झुका, जबकि वो सांसें रोके उसे देखने लगी। जबकि उसकी धड़कनें अलहदा शोर मचाने लगी। अपना ख्याल रखना। वो उससे दूर होकर उसके माथे को अपने लबों से छूकर दरवाज़ा बंद करके चला गया, जबकि वो थराई आंखों से दरवाजे की जानिब देखने लगी, साथ अपने पेशानी और होंठों को छूने लगी। नहीं, मुझे कोई हक नहीं इस तरह से सोचने का, कभी नहीं। वो नम आंखों से अपनी पेशानी को रगड़ते हुए बोली, आई हेट यू। और हम तुम्हारे दो बोल नरमी के मुझे नॉर्मल नहीं कर सकते। तुमने सब कुछ छीना है मुझसे, मैं भी छीन लूँगी, तबाह कर दूँगी तुम्हारी लाइफ को। खबरदार, अगर तुमने मेरे जज्बात से खेलने की कोशिश की। वो चीखने लगी। ये अब कौन सा रूप है था तुम्हारा? वो दरवाजे के साथ बैठी हुई बोली। मैं जानती हूँ ये सब गलत है, लेकिन जब तुम साथ होते हो तो सब इतना सही क्यों महसूस होने लगता है? आई हेट यू, आई रियली हेट यू। मामा पापा किधर हैं आप सब लोग? प्लीज़ ले जाएं मुझे यहाँ से, नहीं रहना मुझे यहाँ। वो बेड पर गिरते हुए रोने लगी, और रोते रोते उसे पता ही नहीं लगा चला कब वो वापस से नींद की लपेट में आ गई। हे बड़ी हे अस्परा, जब वो सोकर उठी थी तो अरहम भी रूम में मौजूद था। तो दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। उसके बाद अरहम से उसे अपने साथ उसे हॉस्पिटल में ले आया, जहां अस्परा पहले भी आ चुकी थी। जब वो दोनों अली के रूम में दाखिल हुए तो मुस्कुराता हुआ बोला, कैसा महसूस कर रहे हो? अरहम ने उसका चेहरा देखते हुए पूछा, जो पीला पड़ चुका था। साथ ही पास पड़े स्टूल पर बैठ गया। अस्परा उसके पीछे खड़ी हो गई। यार मुझे नहीं पता, बस इस जगह से निकालो मुझे, किसी तरह मुँह बसोड़ता हुआ बोला। जैन ने सब देख लिया, तुम्हें शाम तक रिसार कर दिया जाएगा। अरहम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। शुक्र है, अली ने सुकून भरा सांस खींचा। वो फाइल की तरह थी जो मैंने तुम्हें पकड़ाई थी। अरहम ने सवार नजर से अली को पूछा। मैंने पार्कर को पकड़ाई है। तुमने उनमें से कोई ऐसा शख्स देखा जिसे हम जानते हो? अरहम ने सीने पर बाजू बांधते हुए पूछा। नहीं, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। वैसे भी उस वक्त अस्परा साथ थी, मुझे बस इतना पता था हर सूरत अस्परा को बचाना है, इसलिए मैं बगैर उनसे लड़े बस उसे महफूज जगह ले गया। तुम लोगों ने नहीं देखा वो सब कौन थे? जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा। नहीं, उनमें से जो उनके मेन आदमी था वो भाग गया था, पीछे सब इडियट छोड़ गया था जिन सबको ख़त्म कर दिया था। वो गुस्से से बोला। तुम्हें क्या लगता है कौन था वो अरहम? अली ने नरमी से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में सख्ती वाज़ थी। मैं नहीं जानता। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मुझे लगता है हमें उसके बारे में बॉस को बता देना चाहिए। जिस पर अरहम ने अली को जिन नज़रों से देखा, उसने अपने खुश्क होते लबों पर ज़ुबान फेरी और अपना मुँह सख्ती से बंद करके टीवी देखने लग गया। उसको बताने से क्या होगा, वो आकर हम पर ही चिल्लाएगा। हम इतना छोटा सा मामला नहीं संभाल पाए। अरहम ने टेबल से उठकर सिलकते हुए लहजे में कहा, लेकिन वो बकवास बंद करो अपनी, जैसे ही डिस्चार्ज हो जाओ मुझसे आकर मिलो।
وہ حکمیہ لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسرا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ جلد ہی وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے۔ سمجھ ہی نہیں آتا کب یہ شخص نرم اور کب سرد ہو جائے۔ وہ اس کو غصے سے گاڑی چلاتا دیکھ کر خود سے سوچنے لگی، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میری سائڈ پر رہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارے قدم مجھ سے الگ نہیں ہونے چاہیے، سمجھ آیا تمہیں؟ ارم نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، لیکن اس میں وارننگ نمایاں تھی۔ جی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو اسی لمحے انتہائی کولڈ تھی۔ میں ابھی نہ تمہیں ہوٹل میں رکھنے کا رسک لے سکتا ہوں، نہ ہی گھر میں رکھنے کا، کیونکہ یہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کاسینو کے اندر لے جاتے ہوئے بولا، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ محفوظ ہوں؟ وہ طنزیہ پوچھنے لگی۔ یس، وہ اسے ساتھ لیے چلتے ہوئے بولا، مطلب میں اس جگہ محفوظ ہوں؟ وہ لب پہنچتے ہوئے سوچنے لگی۔ ساتھ گیمز والی جگہ کو خالی خالی سا دیکھا کر وہ اچنبے سے ارم کی جانب دیکھنے لگی۔ کیسینو اوپنز اونلی ایٹ نائٹس۔ وہ اس کو دن والے راستے سے اسے گزارتا تو ان تیسرے فلور پر لے جاتے ہوئے بولا، جو 5 بڑے کمرے پر مشتمل تھا۔ ایک کا دروازہ کھول کر اسپرا کے سنگ میں اس میں داخل ہو گیا۔ تم یہاں پر محفوظ ہو، اگر غلطی سے یہاں کچھ ہو جاتا ہے تو سیدھا رومیرو کے پاس آنا، ورنہ میں اپنا نمبر یہاں رکھ جاتا ہوں، وہ ڈائل کر لینا، میں رات تک واپس آ جاؤں گا۔ اور ہم نے ایک نوٹ پر اپنا نمبر لکھ کر ٹیلی فون کے قریب رکھتے ہوئے کہا، اسپرا اس دفعہ کچھ غلط یا بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں جس جگہ ڈھونڈوں گا نہ تمہیں ادھر ہی زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ سرد مہری سے بولا، جس پر اسپرا کا پورا وجود کپ آیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وارن کرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے سے دروازے کو گھورنے لگی۔ پتہ نہیں اس کا مسئلہ کیا ہے، کبھی بالکل محبت کرنے والا شخص بن جاتا ہے اور کبھی پورا مونسٹر، ایڈیٹ نہ ہو تو۔ وہ ٹی وی چلا کر خود سے بڑبڑانے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے رومیرو عزت سے نظریں جھکائے اس کے لیے لنچ کی ٹرالی لیے کھڑا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی، میرا نام رومیرو ہے، میڈم کوئی بھی کام ہو تو میں نیچے کا کیسینو میں ہوں گا۔ اور نرمی سے بولا، اوکے رومیرو، لیکن میں اس کمرے میں بند نہیں رہ سکتی، مجھے بھی نیچے جانا ہے۔ اسپرا نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا اندر اتنی تنہائی میں دم گھٹنے لگا تھا، تو وہ ہاں میں سر ہلاتا اسے اپنے ساتھ نیچے لے گیا، جہاں وہ اسے سارا کسینو گھمانے لگا، ساتھ ساتھ اسے ہر چیز کے بارے میں بتانے لگا۔ کچھ گیمز کے نام جو اسپرا کو نہیں آتے تھے وہ بھی اسے بتائے، ساتھ کچھ گیمز کھیلنے بھی سکھائے۔ اسپرا کو وہ صحیح اپنے باڈی گارڈ لگا، کیونکہ رومیرو کے لہجے میں ادب اور عزت اس کے لیے نمایاں تھی، جس کے چہرے ہر ذرہ بھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ صرف روبوٹ کی طرح اسے سمجھاتا اور سکھاتا رہا۔ جب وہ تھک گئی تو اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کچھ بھی کام ہو تو میں نیچے ہوں گا، رومیرو کہہ کر چلا گیا۔ تو اسپرا بھی دروازہ لاک کر کے واش روم میں چلی گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ فریش ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور سائڈ ٹیبل سے میگزین اٹھا کر وہ ریڈ کرنے لگی۔ دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ارم کی سے ٹکرائیں، جو کافی بری حالت میں سے لگا۔ اس نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی شرٹ اور بازو پر خون ہے۔ وہ خوف سے خود کو میں سے بڑھنے لگی۔ ساتھ میں اس کے ذہن میں وہ دن آیا جب پہلے بھی ایک بار وہ گھر میں خون میں لت پت نشے کی حالت میں آیا تھا، لیکن آج وہ جس طرح چل رہا تھا یہ تو وہ جان گئی تھی کہ ارم نے الکوہل نہیں پی، مگر پھر بھی وہ اس کے قریب آنے پر اپنے آپ میں چھپنے لگی۔ یہ تمہارا خون نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ جب ارم اسپرا کے قریب پہنچ کر اس کے اوپر جھکنے لگا تو اسپرا نے ارم کے وجود کو کوئی چوٹ محسوس نہیں کی تو پوچھنے لگی، ہم صحیح کہہ رہی ہو؟ اس نے سکون سے کہہ کر اپنا چہرہ اس کے بالوں سے چھپانا چاہا، مگر اسپرا ایک جھٹکے میں اس سے دور ہوئی، جس پر ارم نے سرمری سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، ایسے نہیں، پلیز پہلے شاور لے آؤ۔ اسپرا نے ارم کے کچھ ریئیکٹ کرنے کے سے پہلے جلدی سے التجائیہ کہا، جس پر ارم نے اسے گھورا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں، سونا نہیں ہے۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھ کر واش روم کی بارشوں کی بوندوں کی آواز سننے لگی، ساتھ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ارم فریش ہو کر اس کی جانب بڑھا، جو باہر بارش کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسپرا کے بال گردن سے ہٹایا اور وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جو بارش کی بوندوں کی آواز پر سکون محسوس کر رہی تھی، ارم کے لمس پر تڑپ کر اپنا رخ اس کے جانب کیا، جہاں اس کی آنکھیں ڈارک پچ بلیک آنکھوں سے ٹکرائیں۔ جانتی ہو، آج تک میری کسی لڑکی نے توجہ نہیں کھینچی اسپرا، لیکن تم میں کچھ ایسا کہ میں تمہاری طرف کھینچتا چلا جاتا ہوں۔ ارم نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو اپنی رگوں میں اتارتے ہوئے بولنے لگا، جبکہ دوسری طرف ارم کی اتنی نزدیکی پر اسپرا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔
तुम में कुछ तो है, जैसे कि समथिंग सो इनोसेंट येट करप्टेड, सो परफेक्ट येट इम्परफेक्ट, सो फ्लॉलेस येट मिस्टेक्स। वो उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उसका रुख ऊपर की जानिब करते हुए बोला, जिस पर अस्प्रा की हथेलियां नम होने लगी, सबके धड़कनें तेज़ होने लगी। मुझे ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं हुआ जब मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से चुरा ले आया। यकीन करो, मुझे उस पल बिल्कुल बुरा नहीं लगा जब मैंने तुम्हारे वालिदैन को तुमसे दूर कर दिया। हेल, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ जब मैंने तुम्हारी फियोंसी की टांग तोड़ दी, बल्कि तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने उसे जान से नहीं मार दिया। और हमने अस्प्रा का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए एक एक लफ्ज़ दबा कर कहा, जबकि उसकी बात को अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल गई, क्योंकि वह जानती थी अरहम से चाह कर भी वो जीत नहीं पाएगी। क्या हो तुम अरहम, कुछ समझ नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना है तुम्हारी दुनिया से वापस अपनी दुनिया में, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा करना होगा। ये रोज़ रोज़ की बहस और लड़ाई मुझसे नहीं होगी, मुझे नहीं जाने देगी, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो जिससे रहाई इतनी आसानी नहीं, लेकिन मैं उसे आसान बनाऊंगी। उसकी आंखों में देखते हुए सोचने लगी, जो बगैर पलक झपके उसकी जानिब भी देख रहा था। कुछ बड़ा करना होगा, कुछ बहुत बड़ा। मुझे अरहम से दूर हो जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसके बहुत करीब आना है, बहुत ज़्यादा करीब। अस्प्रा ने सोचते हुए अरहम के चेहरे पर अपना हाथ रखा, जिसको वो हैरत से देखने लगा, मगर जल्द ही वो खुद को कंपोज कर गया, इतना करीब कि उसकी सांसों में चलते रासों को जान सकूं। उसने उसकी शहर रख पर अपनी उंगली चलाई, इतना करीब कि उसकी आंखों में आज और कल देख सकूं। वो उसकी आंखों में देखते हुए खुद से ओहद करने लगी। तभी अरम नीचे झुका और उसके लबों पर अपने लब रख गया। अरम के यूं अचानक लब्स पर वो सिर पटाई। ही वांट्स टू प्ले, सो लेट्स प्ले, अस्प्रा ने दिल में कहते हुए उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हल करके खुद के मजीद करीब किया। कुछ देर बाद वो उससे दूर हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा, जो दिल पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस ले रही थी। तो तुमने इस दफ़ा किसको कत्ल किया? खुद को नॉर्मल करने के बाद अस्प्रा ने आइस्की से उसके हाथ में अपने हाथों में कैद करके वापस से बारिश की जानिब देखते हुए पूछा, वो आदमी जिन्होंने घर पर हमला किया था। हमने एक नज़र उसे देखने के बाद बारिश को देखते हुए जवाब दिया, मतलब तुमने तो अली को बोला था सबको मार दिया उस रात। अस्प्रा ने झटके से उसकी जानिब देखा, अपना रुख करते हुए हैरानी से पूछा, मैंने झूठ बोला था उससे। और हमने बारिश की बूंदों का शोर महसूस करते हुए नरमी से कहा, मगर ऐसा क्यों? अस्प्रा ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए पूछा, क्योंकि अली जितना जोली टाइप स्वीट सा लड़का था, लगता है वो वैसा है नहीं। वो तब तक सुकून से नहीं बैठता जब तक उसे बंदे के दिल में गोली न उतार देना, जिसने उसके पेट पर मारी थी। और इसकी हालत में, और जैसी उसकी हालत है, मैं चाहता था वो बस आराम करे। और हमने उसके बालों पर से कैसे उतारते हुए कहा, जिससे बाल अस्प्रा की पुश पर गिर गए, कि तुम्हें उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आखिर वो लोग क्यों आए थे? अस्प्रा ने अपनी धड़कनों को नॉर्मल करके बस बहुत लहजे पूछा, हम इतना तो पता चल चुका है जिससे मैं ये सारा मामला संभाल सकूँ। और हमने उसे खुद के सीने से लगाकर उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, और हम वो तुम्हें कत्ल करने क्यों आए थे? अस्प्रा ने संभल कर सवाल किया, साथ ही अपनी नसरें झुका गई। वो मुझे कत्ल करने नहीं आए थे, वो किसी और इरादे से आए थे। और हमने लंबा सांस खींचते हुए जवाब दिया, फ़ाइल के लिए। अस्प्रा ने सवालिया नज़र से उसकी जानिब देखा, जिस पर और हमने कुछ पल गहराई से उसके चेहरे को देखा। हम फ़ाइल के लिए। वो कुछ देर बाद उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वो फ़ाइल क्यों चुराना चाह रहे थे? अस्प्रा ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए आहिस्तगी से पूछा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है उस वजह से। और हम ये जवाब पर अस्प्रा ने तजस्सुस से उसकी जानिब देखा, आखिर ऐसा भी क्या हो सकता है उस फाइल में? अस्प्रा ने अपना हाथ अरहम के दिल पर रखा और उसकी आंखों में देखने लगी, जिस पर अरहम की आंखों में 2 पल के लिए हैरत आसमाई, मगर जल्द ही वो खुद को नॉर्मल कर गया। अरहम, ऐसा भी क्या था उस फाइल में? अस्प्रा ने इंतहाई नरमी से पूछा और साथ दूसरे हाथ से अरहम के बाजू पर मौजूद टैटूज़ पर उंगली फेरने लगी। उस फाइल में डायमंड शिपमेंट के सारे सबूत मौजूद हैं। और हमने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बताया, सबूत? क्या वो सबूत हासिल करके तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं? अस्प्रा के सवाल पर और हमने कह लगाया, नहीं, वो ये अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हमने अस्प्रा का रुख वापस से बारिश की जानिब करते हुए कहा, लेकिन वो कैसे? अस्प्रा ने नासमझी से फिर से अपना रुख उसकी जानिब किया, हम डायमंड अफ्रीका से खरीदते हैं, जिसका मेन हेड एंगोला में है। जो शख्स एंगोला पर हुकूमत कर रहा था, उसकी अभी अभी मौत हुई है और उसकी जगह उसके बेटे ने संभाल लिया। अब आगे भी उनसे डायमंड खरीदने के लिए हमें उन सबूतों की ज़रूरत है। और हम बताकर बेड की जानिब बढ़ गया और जूते उतार करके वो आराम से हेडबोर्ड के साथ टेक लगाकर बैठ गए। लेकिन तुम्हें सबूतों की क्या ज़रूरत है? तुम उनके रेगुलर कस्टमर नहीं हो क्या? वो तो तुम्हें जानते होंगे ना? अस्प्रा ने भी बेड पर चढ़कर उसके बराबर बैठते हुए पूछा, हाँ जानते हैं, मगर ये एक प्रोसीजर है जिस पर अमल करना होता है, क्योंकि उनके पास सारी दुनिया से लोग खरीदने चाहते हैं और उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और हमने अपना चेहरा उसकी जानिब करते हुए कहा, उसका मतलब कोई भी आम इंसान चाहकर वो फाइल दिखाकर डायमंड खरीद सकता है? अस्प्रा ने सरहाने पर सर रख कर खुद के ऊपर ब्लैंकेट लेकर उसकी जानिब
चेहरा करते हुए कहा, नहीं वो उस फाइल के ज़रिए उन तक पहुंच सकते हैं, रुको सही से बताता हूँ। और हमने उसके बराबर पर लेट कर ब्लैंकेट अपने ऊपर अच्छे से लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बताने लगा, कस्टमर को डिमांड खरीदने से पहले सारी रकम अदा करनी होती है पहला, जिसके बाद उन्हें आधा डायमंड मिलता है जो कि असली होता है, लेकिन उसके अंदर कोडवर्ड या ब्लॉइश स्याही होती है जो आपको बताती है आपने किस जगह जाना है। जब आपको वो जगह मिल जाती है तो आपको अपना आधा डायमंड दिखाना होता है। अगर वो वहाँ मौजूद डायमंड के साथ मैच हो जाए तो आप डायमंड हासिल कर लेते हैं। और हाँ, अगर ये किसी आम इंसान के पास भी हो और मैच हो जाए तो वो भी डायमंड ले सकता है। ओह, अस्परा सिर्फ इतना ही बोल पाई। सोचने लगी किसी गैर कानूनी काम को भी करने के लिए किस कदर दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। अस्परा के रिएक्शन पर अरहम ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अस्परा के चेहरे को नरमी से छुआ, जिस पर वो आंखें बंद कर गई। और कुछ देर बाद दोनों ही नींद की वादी में उतर गए। अस्परा की जब आंखें खुली तो उसने अपने बराबर वाली जगह को खाली पाया, लेकिन जैसे उसने कमरे की जान में आंखें घुमाई तो उसकी आंखों में उलझन आ समाई। हद है, सोई कहीं होती हूँ और पहुँच मैं कहीं और जाती हूँ। जैसे इंसान नहीं, ना कोई चिड़िया हो गई जो कभी कहीं और कभी कहीं होती हो। मुँह बचोड़ते हुए कमरे को देखने लगी, क्योंकि उस वक्त वो कासिनो की बजाय घर में मौजूद थी। वो जल्दी से बेड से उतरकर कमरे से निकल गई ताकि घर को देख सके, लेकिन वो पहले की तरह खूबसूरत था। परसों रात हुए हादसे का नाम निशान भी नहीं था। हर चीज़ अपनी जगह पर खूबसूरती से सजी हुई थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ क्रॉस करती गार्डन में गई। शुक्र अल्लाह का, ये भी ठीक है। अस्परा ने गार्डन को अच्छी हालत में देखकर सुकून का सांस लिया। एक मिनट, मुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है इस घर की? अस्परा खुद से बड़बड़ाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह कहती जल्दी से वापस अपने कमरे में चली गई और फ्रेश होकर वापस से नीचे आई तो उसकी नज़र मुलाजमा में पड़ी जो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। कुछ देर बाद अस्परा ने नाश्ता किया और बाकी का अपना वक्त गार्डन में गुजारा। मुझे अरहम का दिल जीतना है ताकि वो मुझ पर यकीन करे, जो कि बहुत मुश्किल है। और हम जैसे इंसान के साथ दिल में रहना कोई इंसान काम नहीं है और दूसरे आदमियों से काफ़ी तक मुख्तलिफ है। पता नहीं क्या हो तुम और हम, तुमने मेरा इतना नुकसान किया और मैं यहाँ बैठी तुम्हें ही सोच रही हूँ। पता नहीं मामा पापा किधर हैं और दानिश का भी कुछ पता नहीं। काश वो भी ठीक हो, अस्परा खुद से सोचने लगी और अपना कदम किचन की जानिब बढ़ा दिया और अपने हाथों से गूगल की मदद से इटालियन डिश तैयार करने लगी। अभी वो बनाकर फारिग हुई तो उसकी तवज्जो घर में दाखिल होते अरब ने खींची। तुम सोई नहीं अभी तक? उसने अस्परा के करीब आकर सवालिया नजर से उसे देखा। नहीं, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, साथ खाना खाते हैं। अस्परा ने टेबल पर प्लेटें रखते हुए कहा, जिस पर अरहम उसे एक नज़र देखकर सीढ़ियाँ क्रॉस करता रूम में चला गया। कुछ ही देर में वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। जाते हो, आज ये मैंने खुद बनाया है। अरहम जो खाने में ही लगा था आज एक नज़र डिश को और फिर अस्परा को फिर से डिश की जानिब देखा। क्या तुमने उसमें जहर मिलाया है ताकि मुझे मरता हुआ देख सको? अरहम ने वाइब्रोज खाते हुए पूछा। अस्परा जो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देख रही थी, अरहम के अल्फाज पर उसकी मुस्कुराहट सिमटी। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? अस्परा ने उसे घूरते हुए पूछा। साहरी सी भी है मुझे जान छुड़ाने के लिए, अरहम ने कहते हुए खाना के चम्मच अपने मुंह में रखा। ठीक है, तुमसे जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं इतनी चीप हरकत पर उतर आऊँ। वो दांत पीसते हुए बोली। अच्छा तो फिर ये सब क्या है? अरहम ने उसकी जानिब इशारा किया जो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी उसका चेहरा देखने में मसरूफ़ थी। क्या तुम अंधे हो? नहीं, तुम्हें नहीं पता मैंने इटालियन डिश पहली बार बनाई है, इसलिए ऐसे तुम्हारे पास जो पुरजोश होकर बैठी हूँ ताकि तुम बताओ कैसी बनी है। जिस पर अरहम ने उसे उन नज़रों से देखा जैसे पूछ रहा हो तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या है? मैंने खाना बनाया है और तुम एक कम्प्लीमेंट नहीं मांग सकती? मैंने खाना बनाया है और तो एक कम्प्लीमेंट नहीं मांग सकती? वो मुँह बनाते हुए बोली। जिस पर अरहम ने आबरूज खाते हुए मुस्काए तो वो एक आंखें घुमा कर रह गई। डू नॉट रोल योर आइज एट मी, अरहम ने उसे वार्न किया। वो ऐसा है क्या? अस्पताल ने मुस्कुराते हुए मथे से कहा। आर यू ड्रंक? अरहम ने आंखें सिरकेड़ी। अरहम क्या है, तुम्हें मैं नशे की हालत में दिख रही हूँ क्या? मैंने बस खाना बनाया और तुमसे पूछ रही हूँ कैसा बना, उसमें क्या गलत है? अस्परा की बात पर उसने आखिरी चम्मच मुंह में डाला, उसके बाद पानी पिया। आई हेट रिसीटो, वो कहता हुआ कुर्सी के पीछे धकेल कर उठ गया, जबकि अरहम के अल्फाज पर उसका मुंह खुल गया, लेकिन वो नज़रअंदाज करता डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। जबकि अस्परा जल्द ही होश में आई, उसके पीछे भागी। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो अस्परा ने उसके कंधे पर अपनी उंगली मारकर उसकी त्वचा अपनी जानिब खींची। यू लुक ब्यूटीफुल विद दैट लाइट ब्लू मैक्सी रोल्ड अप स्लीव, यूर साइज लूजर। मेरे ख्याल में तुम्हें ऐसी ड्रेसिंग अक्सर करनी चाहिए। अरहम ने पलटकर उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा के दिल ने एक भीड़ मिस की। तुम, अस्परा ने उसके सीने पर उंगली फेरी, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम ये करोगे मेरे साथ? अस्परा ने आबरूज खाते हुए पूछा। और क्या चाहती हो यहाँ खड़े होकर? तुम मैं किस करूँ? वो वैसे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, कर देता हूँ। और हमने एक सीढ़ी नीचे उतरकर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बोला था खाना बनाने के लिए, क्योंकि उस काम के लिए मेरे घर में मुलाजमे हैं। अरहम के अल्फाज पर अस्परा ने से घूरा और अपने कदम ऊपर की जानिब बढ़ाया, मगर अरहम ने जल्द ही उसे कमर से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। Did last night convince you that you can take me for granted?
और हमने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जबकि उसके लबों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। नहीं, लास्ट नाइट मुझे महसूस हुआ तुम्हारे पास एक अच्छी साइड भी है, मैं बस वही देखना चाहती हूँ। अस्परा ने नरमी से कहा, जिस पर अरहम की आंखें ब्लैंक हो गई। मैं अच्छा नहीं हूँ, अरहम ने सरमहरी से कहकर अस्परा की गर्म कमर पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। ऐसा है क्या, चलो दिखाओ फिर मुझे। अस्परा ने अपनी कमर में उठती दर्द को इग्नोर करके इंतहाई नरमी से कहा, जिस पर उसकी आंखें हैरत से फैली, मगर वह जल्द ही खुद को काबू कर गया। यू आर ट्राइंग टू प्ले विद फायर अस्परा। हमने उसके बाल गर्दन हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए वार्न किया, जिस पर अस्परा के दिल की धड़कन खौफ से बढ़ी। देन प्ले विद मी, अस्परा ने खुद को मजबूत चहराते हुए कहा, और साथ ही अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। दूसरा हाथ उसके चेहरे पर रखकर धड़कते दिल के साथ अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाने लगी। उससे पहले अरहम कुछ मजीद कुछ कहता, उन दोनों की तवज्जो दरवाजे पर बजती पैल ने खींची, जिस पर अस्परा ने खौफ से अरहम की जानिब देखा, लेकिन उसकी हालत पर मुस्कुराता उसे खुद से दूर करके जल्दी से नीचे दरवाज़ा खोलने चला गया। जिस पर अस्परा अभी कुछ इसके पीछे नीचे नहीं गई। तुमने दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया, अली ने घर में दाखिल होकर अरहम से पूछा, और तुम्हें नहीं लगता इस वक्त तुम्हें आराम करके ना कर रहे होना चाहिए? अरहम के कुछ बोलने से पहले अस्परा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर उन दोनों ने मुड़कर उसकी अस्परा की जानिब देखा, जो बाजू सीने पर बांधी खड़ी थी। और तुम्हें नहीं लगता इस वक्त सोए हुए नहीं होना चाहिए? अली ने उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुरा शरारत से कहा, जिस पर वो उसे घूर कर रह गई। अली, क्यों आए हो, जो काम है वो बोलो। उससे पहले अस्परा को जवाब देती अरहम एक एक लफ्ज़ दबाकर बोला, हमने पता लगवा ली है वो कौन है आदमी। अली की बात पर अरहम की आंखें सर्द हो गई, उनमें जो कुछ देर पहले चमक थी वो सिरे से ही गायब हो गई। लेट्स गो, अरहम ने सख्ती से कहा, और वो दोनों दरवाजे की जानिब बढ़ गए। लेकिन उससे पहले वो दरवाजे से बाहर निकल जाता, अस्परा ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक दिया। पीछे हटो अस्परा, अरहम ने सरमरी से कहा, तुम्हें आए अभी कुछ ही देर में, अरहम तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम अगर कहीं जाओगे तो वो सिर्फ बिस्तर है और कहीं नहीं। वो उसकी आंखों में देखते हुए तरकी बोली, अस्परा ये बहुत ज़रूरी है, अली बाहर जाकर वेट करो, मैं अब बस आ रहा हूँ। उससे पहले अली कुछ कहता, अरहम ने उसे टोकते हुए कहा, जिस पर सर हिलाता वो वहाँ से चला गया। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कोई मुझे काम के दौरान टोके, इसलिए बेहतर है अस्परा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो, अरहम ने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वार्निंग नुमाया थी। जिस पर वो पीछे हट गए तो दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अरहम ने पलटकर उसकी जानिब देखा, जो परेशानी से उसके अपने कारण बोन पर उंगलियां फेर रही थी, और वो आगे बढ़ा और उसके माथे पर लब रखेगा। जिस पर अस्परा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। थैंक्स फॉर द डिनर, वो नरमी से कहकर दरवाज़ा बंद करके चला गया, जबकि वो शौक से पेशानी को छूने लगी। अभी तो कह रहा था जो मैंने बनाया वो उसे पसंद नहीं था, फिर अब भी क्या, जैन ठीक कहता है, अरहम के करीब रहना, तो वो चाहता है बिल्कुल वैसा ही करो बस। वो अपनी पेशानी पर धड़कते दिल के साथ हाथ फेरते हुए सोचने लगी जहाँ उसका लम्स था। अगले कुछ दिन इंतहाई पुरसकून गुजरे, क्योंकि अरहम अपने काम में मसरूफ़ होने की वजह से सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से वापस आता। मगर इस वक्त में एक तब्दीली आई थी। शायद वो अस्परा पर यकीन करने लगा था, इसलिए उसे अस्परा को घर से बाहर निकलने की परमिशन दे दी थी। लेकिन इस वक्त उसके साथ हर पल बॉडीगार्ड मौजूद होता था। सॉरी मैम, मगर सर ने कहा आपको होटल ले जाऊँ। अस्परा जो शॉपिंग पर निकली हुई थी, शॉपिंग के बाद उसे थकावट महसूस हुई, तो उसने अपने बॉडीगार्ड विक्टर से कहा वो आम से होटल में खाना खाएगी। जिस पर विक्टर ने अरहम को कॉल मिला दी। कॉल पर अरहम से बात करके उसने अस्परा से कहा, क्या मैं अरहम से बात कर सकती हूँ? अस्परा ने अरहम से कहा, क्योंकि वो जानती थी विक्टर पर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है। जी मैम, विक्टर ने कहकर अरहम का नंबर डायल किया और अस्परा की जानिब बढ़ा दिया। हाँ बोलो विक्टर, अरहम की मसरूफ़ सी गहरी आवाज़ गूंजी, जिस पर अस्परा का दिल तेज़ी से धड़का। नहीं विक्टर नहीं, तुम्हारी टेसूरा बात कर रही हूँ। अरहम उसे जिस नाम से पुकारता था, अस्परा ने वही लेते हुए मजबूत लहजे में कहा, ओ आई सी, व्हाट कैन आई डू फॉर माई टेसूरा? वो मसरूर इसी लहजे में बोला। पूछने लगा, मुझे भूख लगी है और मुझे तुम्हारे इतने बड़े होटल में खाना नहीं खाना है, मुझे किसी छोटे से होटल में खाना है। अस्परा ने मुंह बसोरते हुए कहा, माई ऑर्डर्स आर क्लियर। अस्परा मैंने जहाँ चाहा तुमने उधर शॉपिंग की है, अब भी तुम बस इधर ही जा रही हो जहाँ मैं कह रहा हूँ, बस तो बात खत्म। उसने हुक्मिया लहजे में कहा, क्या हो गया है अरहम, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँगी। ठीक है, तुम मुझ पर यकीन करते नहीं है तो विक्टर पर करो, वो एक पहले के लिए मुझसे दूर नहीं हो ऐसा हुआ है, साय की तरह साथ है। और मैं कहीं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मुझे खाने दो किसी आम से होटल में। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा किसी हाई क्लास जगह जाकर खाने को। उसने इल्तिजाया कहा, जिस पर अरहम ने लंबा सांस खींचा। फ़ाइन, लेकिन अरहम प्लीज़, ओके लेकिन तुम जल्दी से ही घर मौजूद हो, मैं भी कुछ देर में बस निकल रहा हूँ यहाँ से। उसने एक लफ्ज़ में पर जोर दिया। ठीक है, समझ गई, अस्परा ने कहकर जल्दी से कॉल बंद कर दी। उससे पहले अरहम अपना मूड बदल देता और उसे विक्टर की जानिब बढ़ा दिया।
अब किसी ऐसे होटल में लेकर जाना जो छोटा सा हो ना हो कि अरम के की तरह किसी बड़े से होटल में ले जाना। अस्पना ने सीट के साथ पुश लगाते हुए कहा, जी मैम। वैसे विक्टर, तुम कब से अरम के लिए काम कर रहे हो? अस्पना ने पानी पीते हुए पूछा। 5 साल से, विक्टर ने मुख्तसर से जवाब दिया। ये बहुत ज़्यादा दौरानिया है। वो स्पेटकी का चमच मुंह में रखते हुए बड़बड़ाई। साथ ही उसने नज़र रेस्टोरेंट से बाहर दौड़ाई जहाँ लोग शोर मचा रहे थे, घूम फिर रहे थे और उनके कहके हवा में गूंज रहे थे। अस्परा के दिल में सुकून सा उतरा क्योंकि उसने ये रौनकें तब से नहीं देखी थी जब से अरहम ने उसे किडनैप किया था। वो खाना खाकर बाहर निकले तो उसकी तवज्जो छोटी सी शॉप पर ने खींची जहाँ पर ब्रेसलेट्स हवा में लटक रहे थे। उसने अस्परा की जानिब कदम बढ़ाने लगे। अस्परा ने उसकी जानिब कदम बढ़ाने से पहले पीछे मुड़कर विक्टर को देखा जो लोगों को पीछे धकेल रहा था और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अस्परा को उसकी हालत पर हंसी आ गई मगर ज़बत करते हुए शॉप की जानिब बढ़ गई। उसने एक ब्रेसलेट पकड़ ली जिसके साथ शेल्स लटक रहे थे क्योंकि ये देखकर उससे बेला की याद आई थी। आप ये नहीं खरीद सकती मैम, विक्टर ने उसके बराबर आकर कहा। इट्स क्यूट विक्टर, लेकिन आप नहीं खरीद सकती, बॉस को पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत सस्ती लग रही है। उसने कहकर अस्परा से वो ब्रेसलेट ले ली और वापस लटका दी। लेकिन हम लोगों ने भी अभी सस्ते से होटल में खाना खाया है, क्या तुम्हें वो भूल गया है? अस्परा ने उसे घूरा। इस रेस्टोरेंट के मालिक बॉस हैं। व्हाट? अस्परा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। जी। वो जो सुकून से यहाँ वहाँ देखते हुए बोला, आज के बाद मैं तो कभी नहीं बोलूँगी कि कोई होटल सेलेक्ट करो। वो गुस्से से बोली और वापस ब्रेसलेट पकड़ गई। आई लव शेल्स एंड रियली वांट टू बाय इट। विक्टर के कुछ बोलने से पहले वो सपाट लहजे में बोली जिस पर वो सर हिलाते उस पर ब्रेसलेट की रकम अदा करने लग गया। जबकि अस्परा मार्केट में मौजूद लोगों का रश देखने लगी। तभी उसकी नज़र होटल में गई। वो वहाँ मौजूद बैठे शख्स को देखकर उसकी सांसें थमी। विक्टर ने उसे पुकारा तो अस्परा ने नज़र उठाकर विक्टर की जानिब से कहा, मैम सब ठीक है। विक्टर के अल्फाज पर अस्परा ने जल्दी से खांसी की और उसकी आंखों में आंसू रवानी से बहने लगे। उसे पलटकर वापस से होटल में देखा जिस पर उसे कंफर्म हो गया ये वही शख्स है। तो उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैम तो पानी प्लीज़, पानी। विक्टर, मुझे पानी की ज़रूरत है, विस्पर ने दरसती आवाज़ में कहा। ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गई। इससे पहले उसका मुंह ज़मीन के साथ टकराता विक्टर ने उसे बाजू से थामकर पाँव पर खड़ा कर दिया। मैं ठीक हूँ, मुझे बस पानी की ज़रूरत है, सांस है मुश्किल हो रही है, प्लीज़ पानी। विस्पर ने खांसी करते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहा जिस पर वो एक पल को विक्टर से अकेला छोड़कर जाने पर हिचकिचाया मगर अस्परा की हालत देखते हुए पानी की बोतल लेने चला गया। जब अस्परा ने देखा वो भीड़ में है अब नज़र नहीं आ रहा तो वो जल्दी से होटल के अंदर भागी। उस शख्स की अस्परा की जानिब पुश थी मगर सामने बैठे उसके दोस्त वो अच्छे से पहचान गए थे। दानिश। अस्परा ने नम आंखों से उसके जीप पीछे खड़े होकर उसको पुकारा जिस पर दानिश पलट कर अस्परा की जानिब देखा तो उसकी आंखें शौक से फैली। फेरी। वो भीगे लहजे में बोला जिस पर अस्परा का दिल टुकड़ों में तकसीम होने लगा। ये क्या हुआ है? अस्परा ने जब देखा वो किस चीज़ से पर बैठा है तो वो टूटे फूटे अल्फाज में बोली, पैरालाइज। असमसा की आवाज़ पर वो झटके से उसकी जानिब देखने लगी। सबके उस तकलीफ से उसका दिल पड़ने लगा। ओह मेरे खुदाया, ये नहीं हो सकता। दानिश। उसने शिद्दत से आंखें बंद करके रोते हुए कहा, इधर आओ फेरी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दानिश ने अस्परा के साथ में अपने हाथ में लेकर मजबूत लहजे में कहा। उसे इतनी बुरी तरह टांग पर मारा कि उसकी टांग ही पैरालाइज हो गई। हमजा ने दांत पीसते हुए कहा जिस पर अस्परा दानिश के सामने उसके कदमों में बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो दानिश, प्लीज़, ये सब मेरी गलती है। उसके हाथ थाम कर बेबसी से रोने लगी। मेरी तरफ देखो अस्परा। दानिश ने उसके चेहरा अपनी जानिब किया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया फेरी, बहुत याद आई तुम मुझे। उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, मैं बहुत याद करती हूँ तुम्हें, माँ बापा, बस सबको, सब बहुत याद आते हैं मुझे। उसकी आंखों में देखते हुए तकलीफ से बोली, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ अस्परा, मैं तुम्हें बहुत जल्द उससे बहुत दूर ले जाऊँगा, मैं मेरा वादा है। दानिश ने टिश्यू पेपर पर कुछ लिखते हुए कहा जिस पर अस्परा ने धड़कते दिल के साथ उसकी जानिब देखा। ये मेरा नंबर है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे कॉल करो, बाकी सब तुम्हें वहाँ समझाऊंगा। दानिश ने टिश्यू पेपर अस्परा को पकड़ाते हुए कहा, दानिश। अस्परा, तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारे बॉडीगार्ड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अस्परा के कुछ बोलने से पहले दानिश बोला तो अस्परा ने बाहर की जानिब देखा जहाँ वाकई में विक्टर उसे तलाश कर रहा था। तुम कैसे जानते थे हम किधर हैं? मैं तुम्हें सब बताऊँगा, अभी बस चाहो। जल्दी से उसकी बात काटते हुए बोला जिस पर अस्परा ने हाँ में सर हिलाया। टेबल से पानी की बोतल उठाकर बाहर की जानिब आ गई। विक्टर। बाहर पहुंचकर अस्परा ने जल्दी से उसे पुकारा जिस पर विक्टर ने पलट कर उसे देखा तो उसकी आंखों में सुकून उतरा। क्या हुआ आपको? उसे अस्परा की हालत देखकर परेशानी से पूछा। सॉरी, मुझे यहाँ घुटन हो रही थी और पानी की शदीद तलब, इसलिए मैं खुद ही पानी ले आई। वो बॉटल से देखते हुए दिखाते हुए बोली, आई एम सॉरी मैम। वो बॉटल उसके हाथ से पकड़ते हुए बोला जिस पर अस्परा अपने लब पे चुबा कर रह गई और दोनों गाड़ी की जानी पड़ गई। जिस कुछ ही देर में अस्परा घर में मौजूद थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ क्रॉस करके वॉशरूम में गई और शॉवर लेने लगी क्योंकि उसके दिल और दिमाग में इस कदर वीरानी थी कि अगर वो शॉवर ना लेती तो उसके दिमाग की नसें वैसे ही टेंशन से फट जाती। मतलब अब वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। उसका एक लौता ख्वाब मेरे वजह से टूट कर बिखर गया। अब वो कभी सही से नहीं चल पाएगा। वो रैंडम कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर गिरते हुए रो दी। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? वो जिस शख्स ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उसका दिल जीतने लगी हूँ। उसने जिसने मेरी आंखों के सामने मेरी फियांसी की टांग तोड़ दी, मेरे वालिदैन मेरी बहन को कैद कर लिया, मैं उसका दिल कैसे जीत सकती हूँ? वो तो मेरी नफ़रत के काबिल नहीं है।
اور میں تمہیں تم سے ہی چرا کر بہت اذیت دوں گی، بہت زیادہ۔ وہ اپنا آپ خود میں سمیٹتے روتے ہوئے بولے گی۔ تبھی اسے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے بلینکٹ لے کر اپنے آنسو صاف کر کے آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ جب کافی دیر اسے ارہم کے روم میں آنے کی آواز سنائی نہیں دی تو اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں جانتا تھا تم جاگ رہی ہو۔ ارہم کے الفاظ پر اسپرا نے شیڈ پر اپنا گرفت غصے سے سخت کر کی، جبکہ زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اسپرا کے ہاتھ سے شیٹ ٹھیک کر دی۔ کیا ہوا ہے اسپرا؟ ارہم نے اس کے گیلے بال منہ سے ہٹاتے ہوئے پیچھے پوچھا۔ اسپرا نے نظر اٹھا کر اس کی ڈارک بلیک آنکھوں میں دیکھا جو ہر طرح کے جذبات سے خالی تھی۔ اس کا دل کیا ارہم کے منہ پر زور سے پنچ دے مارے تاکہ اسے بھی احساس ہو وہ اس وقت اس کی وجہ سے کتنی اذیت میں ہے۔ مجھے جواب چاہیے، وہ سرد مہری سے بولا، اور ساتھ ہی اسپرا کے گلے پر اپنی انگلی چلانے لگا، جبکہ اسپرا نے بغیر پلک جھپکے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اوہ میں خدا، میں کیا کروں؟ نہ میں اسے لڑ سکتی ہوں، نہ میں اسے کہیں دور بھاگ سکتی ہوں، نہ میں اسے جانے بغیر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتی ہوں۔ اگر میں ابھی میں نے کچھ کیا تو یہ مجھے پل میں اس بستر سے 10 فٹ زمین کے نیچے بھیج دے گا۔ اسپرا آج تم جلدی آ گئے۔ اس نے اب محسوس کیا اس کی سانسیں غصے سے تیز چلنے لگی ہیں، تو جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر نرمی سے پوچھنے لگی، ساتھ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے گال سے ہلانے لگی، جس پر ارہم کی آنکھیں نرم پڑی اور اسپرا کے لمس پر اس کا جسم ریلیکس ہو گیا۔ مجھے وکٹر نے بتایا آج کیا ہوا ہے، نہ تم ایسی کسی جگہ پر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اس پر کبھی مجھ سے بحث کرو گی۔ اور ہم نے دو ٹوک لہجے میں کہا جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو اٹھو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے اسپرا کو ہاتھ پکڑ کر نیچے لے جاتے ہوئے کہا، لیکن آج میں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اسپرا نے لیب پہ چباتے ہوئے بتایا، کیونکہ پچھلے دنوں سے وہ روزانہ ارہم کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ کیوں؟ ارہم نے لیونگ روم میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید تھکاوٹ ہو گئی تھی اس لیے، وہ ارہم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جو کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا۔ تم نے سارا سامان بھی اس کی جگہ پر نہیں رکھا؟ ارہم نے شاپنگ بیگز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ سیل نمبر نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں کل کروں گی، آج موڈ نہیں بنا میرا۔ اسپرا نے ان بیگز کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ اور ہم نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ کال پر کسی سے بات کرنے لگا۔ اسپرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے برابر جا کر بیٹھ گئی۔ کال پر بات کرنے کے بعد ارہم نے سیل سائڈ پر رکھ دیا۔ میں نے میکسیکین کا آرڈر دے دیا ہے، کچھ دیر میں آ جائے گا۔ تم بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ ارہم نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپرا نے اپنی ٹانگیں اٹھا کر کاؤچ پر رکھی تاکہ وہ سکون سے بیٹھ سکے۔ اچھا گیا، وہ اس کے سینے سے لگی آہستہ سے بولی، بس اچھا؟ ارہم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اور ارہم سے بولی، لک ایٹ می۔ ارہم نے کہا تو اس نے جلدی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی، جس کا مطلب تھا وہ بہت اچھے موڈ میں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط ہے، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ ارہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپرا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے اپنے چہرے کو سیدھا رکھا، ذرا برابر بھی پاسا نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کے سوال پر ڈر محسوس کر رہی ہے۔ نہیں ارہم، اس نے جان بوجھ کر اس کا نام لیا کیونکہ وہ جانتی تھی ارہم کو اس کے منہ سے اپنا نام سننا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج تم نے سارا دن باہر گزارا، کیا تمہیں ایک پل کو بھی محسوس ہوا تم مجھ سے دور ہو جا سکتی ہو، بھاگ سکتی ہو؟ ارہم نے پرسکون لہجے میں پوچھا، لیکن اس میں چھپی دھمکی صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں، آج کا دن میں نے بہت انجوائے کیا، جانتے ہو مجھے فارغ وقت میں شاپنگ کرنا بہت پسند ہے۔ میں نے گروسری، اسنیکس اور فروٹس خریدے۔ مجھے لگ رہا تھا میں تمہارا سارا کارڈ ختم کر دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بتانے لگی، مجھے فرق نہیں پڑتا تم نے کتنے خرچ کیے اور کتنے نہیں۔ ارہم نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا خاموش رہی۔ ارہم کی دھڑکنوں کی آواز سننے لگی، آج تم بہت خاموش ہو۔ ارہم نے اسپرا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، کہیں خاموشی کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی تو نہیں؟ ارہم نے اسپرا کے بال کی مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے پوچھا، ارہم تم بھی نا؟ اسپرا نے اس کے سینے پر مکہ مارا، مجھے دھوکہ دینے والے لوگ پسند نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ اس کے تھوڑی کو چومتا اٹھ گیا کیونکہ اس کی توجہ نیچے ہوتی ڈور بیل نے کھینچی تھی۔ پلیٹس لگاؤ، لگتا ہے آرڈر آ گیا، وہ کہتے لیونگ روم سے نکل گیا، جبکہ اسپرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگی۔ 7 بجے تیار رہنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اسپرا جو کپڑے سمیٹ رہی تھی ارہم کے آواز پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، کدھر جانا ہے؟ اس نے کپڑے وارڈروب میں رکھتے ہوئے کہا، پارٹی۔ ارہم نے مصروف سے انداز میں کہا، ساتھ کبر پر اس کی انگلیاں تیزی سے چلانے لگی، کیا تمہاری برتھ ڈے پارٹی ہے؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جس پر ارہم نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسپرا کو نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہے، کیا تم بے وقوف ہو؟ نہیں، میں برتھ ڈے نہیں مناتا۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تو پھر پارٹی کس خوشی میں ہے؟ وہ کپڑوں کو ترتیب دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ البرٹو پارٹی دے رہے ہیں کیونکہ اس نے کافی کلبز اور پبز خریدے ہیں اس سال، اور ساتھ اس کا بزنس دنیا میں پھیل رہا ہے، تو بس وہ ہی پارٹی دے رہا ہے۔ ارہم نے لیپ ٹاپ بند کر کے
اس کے اٹھتے ہوئے کہا تم اس شخص کے لیے کام کرتے ہو؟ اسپرا نے تجسس سے پوچھا نہیں میں اس کے لیے کام نہیں کرتا، ہاں مگر اسے اپنا بزنس چلانے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیز بزنسز آر نتھنگ وداؤٹ اس۔ وہ آخری لائن خود سے بڑبڑایا مگر اسپرا کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے میں تیار ہو جاؤں گی، اس نے ارہم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو ٹاول پکڑے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اوہ گاڈ ارم میں نے کتنی دفعہ کہا ہے اپنی چیزیں سمیٹا کرو، اب یہ کیا طریقہ ہے؟ اسپرا نے بیڈ کو گھورتے ہوئے کہا جہاں ارم کی پسٹل، لیپ ٹاپ اور کچھ کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ میں کچھ کہا ہے سنائی دے رہا ہے؟ ارم نے جب اس کی بات کو سن کر بھی نہ سنا کر دیا تو وہ چڑھتے ہوئے بولی، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں کندھے پر ٹاول ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرائر کھول کے کچھ تلاش کرنے لگی۔ ارم میں کچھ کہہ رہی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ یا وومن آئی ہیئرڈ یو، میں کچھ دیر تک رکھ دیتا ہوں انہیں صحیح جگہ پر۔ ارم نے کچھ تلاش کرتے ہوئے سکون سے کہا یہ سب کیا ہے؟ ارم نے کچھ پوچھا تو اسپرا جو بیڈ پر پڑی چیزیں سمیٹنے لگی اس کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ لپسٹک، مسکارا، آئی لائنر، باقی سب بکواس۔ وہ چڑھتے ہوئے بولا اور ساری چیزیں ادھر ادھر کرنے لگا۔ ارم مت کرو، یہ ڈرائر صرف کاسمیٹکس کی چیزوں سے بھرا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی ہاں دیکھ رہا ہے لیکن مجھے اس میں سے اپنی چیزیں نہیں مل رہی۔ وہ سامنے پڑی چیزیں گھورتے ہوئے بولا کیا چاہیے مجھے بتاؤ میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ اسپرا نے اسے بازوں سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا پرفیوم، یہ رہی۔ اسپرا نے اس کے پاس ہی پڑی پرفیوم اس کی جانب بڑھائی۔ یہ نہیں یار، وہ چھوٹی سی بوتل تھی ڈسٹی ریڈش کلر میں۔ وہ پاپی سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا وہ پرفیوم تھی؟ اس نے اسپرا نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا ہاں پرفیوم تھی، کدھر رکھی تم نے؟ اور ہم نے جلدی سے ساری چیزیں چھوڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا او ایکچولی میں ڈرائر کی صفائی کر رہی تھی تو وہ اس قدر عجیب لگ رہی تھی، مجھے لگا کوئی تیل ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اس نے کہہ کر ارم کی جانب دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ آئی مین اٹ لک سو آفل سو آئی تھریو اٹ۔ اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ عطر تھا اور جانتی ہو کس قدر مہنگا تھا، وہ تو اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ وہ ایک دم صدمے سے بولا سوری۔ وہ منمنائی سوری کا میں کیا کروں اسپرا، یہ دیکھو سب لڑکیوں کا کاسمیٹ سے بھرا پڑا ہے۔ ہیل میں نے کبھی کسی عورت کے آئٹمس کو اپنے کمرے میں نہیں رکھا تھا، اور اب دیکھو عورتوں والے کپڑے، پرفیوم، شوز وغیرہ وہ ایک ایک چیز سے اسے دکھانے لگا، جبکہ اسپرا اس کی آنکھوں میں پسندیدگی صاف دکھنے لگی۔ اور ہاں تمہارے یہ ڈو ناٹ یو ڈیئر، اور کیا تم بھول گئے تم خود اپنی مرضی سے میرے لیے سارا بتی خرید لائے تھے، اور ریک پر پرفیومز بھی تم نے خود سجائی تھی، اور لیکن شاید تم بھول رہے ہو یہ سب میں نے نہیں بلکہ تم نے ارم جو اسے ٹوکتے ہوئے اس کی پرائیویٹ چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولنے لگا۔ اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا ساتھ اس کے گال ڈھکنے لگے مجھے اچھا لگتا ہے جب تم بلش کرتی ہو، یور چیکس گلو سو بیوٹیفل شیڈ آف ریڈ دیٹ آئی ول نیور گیٹ ٹائرڈ آف سینگ۔ ارم نے اس کے ہاتھ پر کو منہ سے پیچھے ہٹا کر اس کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے کہا سرگوشی نما الفاظ میں کہا جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے شوق سے ارم کی جانب دیکھا کیونکہ وہ ایسے کچھ محبت سے پہلی بار کہہ رہا تھا۔ اسپرا کی آنکھوں میں شوق دیکھ کر ارم کو اپنی بات کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے اپنے ایکسپریشن کو سرد پہری کا لبادہ اوڑھ کر اسے خود سے دور کر کے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسپرا کے دل کو تکلیف ہوئی اس کے یوں چھوڑ کر چلے جانے سے۔ اسپرا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم ایک ہر دفعہ اس کے ارد گرد اتنی بے بس کیوں ہو جاتی ہو؟ ڈو ناٹ فارگیٹ یور مین ایم۔ وہ خود سے بڑبڑانے لگی اور ساتھ بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا پتہ ان ڈاکومنٹس سے کچھ مل جائے۔ سامنے بڑے ڈاکومنٹس کی جانب دیکھتے ہوئے اسپرا نے سوچا اور ساتھ ہی وہ چیک کرنے لگی، مگر ان میں سے کچھ بھی خاص نہیں ملا کیونکہ وہ سب بس پراپرٹیز کے لیگل پیپر سے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھا مگر وہ پاسپورٹ مانگ رہا تھا، کیا ہو سکتا ہے اس کا پاسپورٹ؟ کون ہو سکتا ہے؟ ارم کے دل کے بہت قریب وہ سوچنے لگی میں تو یہ بھی نہیں جانتی ارم کے ماما پاپا کدھر ہیں، بہن بھائی سب، مجھے تو کسی کا نام بھی نہیں پتا، تو پاسپورٹ خاک کھولوں؟ اوف اللہ جی، ارم کو کیسے سلجھاؤں، کیسے پتہ لگاؤں؟ اس کا وہ لیپ ٹاپ کھو گھورتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگی۔ تبھی اسے واش روم کے دروازے کھلنے کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگی۔ تم بلیک کے علاوہ کوئی اور رنگ کیوں نہیں پہن سکتے؟ اسپرا نے جب دیکھا ارم نے واپس سے بلیک کلر کا سوٹ نکالا تو وہ سوٹ کی جانب دیکھ کر کہنے لگی جو اس نے ارم کی جانب دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی، آئی لو بلیک، جانتی ہو لیکن میں تھک چکی ہوں تمہیں ایک ہی رنگ کے لباس میں دیکھ کر۔ اسپرا نے بیڈ پر کشن سیٹ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ اب پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ کیا تم ایسے مجھے کہنا چاہ رہی ہو کہ میں اس گھر میں صرف ٹاول میں گھوموں بغیر کپڑوں کے؟ ارم کی باتوں پر اسپرا جو پانی پی رہی تھی سارا پانی اس کے منہ سے باہر نکل گیا جبکہ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگے۔ واٹ؟ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ اسپرا نے
पलट कर उसे घूरते हुए कहा, जो साथ उसकी धड़कनें बढ़ने लगी हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब मेरे पास ब्लैक कलर के अलावा किसी और रंग का लिबास नहीं है, तो फिर ऐसे ही फिरूंगा। राज समझ रहा हूँ, मैं सब बस पड़ा। तुम्हारी जो ये ख्वाहिशात है ना, वो शरारत से भूला इन योर ड्रीम्स। और कहकर धड़कते दिल के साथ कमरे से निकल नीचे की जानिब भागी, जबकि उसे अपने पीछे अरहम के कह के आवाज़ साफ सुनाई थी। लेकिन वो खुद को नॉर्मल करके किचन में कुछ बनाने के लिए, ओके मैं 7 बजे आ जाऊँगा, तैयार रहना। वो नीचे आकर की जानिब देखते हुए नरमी से बोला और फिर बाहर निकल गया। 7 गाउन, या अल्लाह 7 गाउन मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी एक भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी आराम आता होगा, मैं क्या करूँ। वो जो खुद से बराबर रही थी, बराबर बुला रही थी, उसे बाई के घर में दाखिल होने की आवाज़ आई तो उसका दिल खौफ से धड़कने लगा। अभी तक तैयार नहीं हुई और हमने कमरे में दाखिल होकर मायूसी से कहा, मुझे कोई लिबास ही नहीं मिला। वो चेहरा नीचे झुकाते हुए बोली, ये सब काफ़ी नहीं है, चलो मैं तुम्हें कल शॉपिंग पर ले जाऊँगा, जो दिल करे खरीद लेना, लेकिन अभी उनमें से कोई भी पहन लो। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं ये बहुत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं और क्या नहीं। वो नर्वस से होते बोली, ये पहन लो, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ, तुम तैयार हो जाए, तैयार चाहिए हो मुझे। वो एक ड्रेस उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला, अरे मुझे नहीं लगता ये मुझ पर अच्छा लगेगा। वो लब खींचते हुए बोली, जस्ट वेयर इट वट एवर यू से। सर वो मुँह फुलाते हुए ड्रेस पकड़ते हुए बोली, जिस पर अरहम ने पलट कर उसकी जानिब देखा। डोंट प्ले विद मी टेसोरा। अरहम ने अब रुचकाए, मैंने क्या किया है, जैसे हर वक्त हुक्म देते हो, मुझे मेरे सर ही लगते हो, बस इसलिए बोला। ओह आई सी, अगर स्टूडेंट बात ना माने तो फिर उसे सज़ा ही भी मिलती है, राइट टेसोरा। अरहम ने उसकी जानिब देख कदम बढ़ाते हुए कहा, जिस पर उस पर अपनी थूक निकला। मैं बस पहन रही हूँ, प्लीज़ तुम भी फ्रेश हो जाओ। अस्परा जल्दी से अपना ड्रेस पकड़ कर चेंज कर एरिया की जानिब भाग गई। वो जल्दी से ब्लैक गाउन पहनकर बाहर आई और मिरर के सामने स्टूल पर बैठकर खुद से मेकअप करने लगी। लाइट सा मेकअप करने के बाद उसने अपने बालों को हल्के हल्के क्रेल का डालकर अपनी कमर से पर खुले छोड़ दिए। आई थिंक लिपस्टिक मुझे रेड लगानी चाहिए, अस्परा ने अपने फाइनल लुक मिरर में देखते हुए कहा और साथ ही हाथ आगे बढ़ाकर ब्लड रेड लिपस्टिक लगाने लगी। उसी वक्त उसकी नज़र मिरर से अरहम के अक्स पर पड़ी, जो ब्लैक जीन्स पहने, जिसकी बेल्ट पर शेयर की सिंबल थी, साथ वाइट शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कोट था। और परफेक्ट। अस्परा की नज़र जब उससे हटना मुश्किल होने लगी तो वो बगैर सोचे समझे भूल गई, क्योंकि वह सर था पाँव लग ही इस कदर दिलकश रहा था। अभी ज्वेलरी भी नहीं पहनी, मैं क्या करूँ इस लड़की का। वो उसे घूरते हुए बोला, साथ ही उसके करीब खड़े होकर खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगा, जबकि अस्परा एक ट्रांस से बाहर निकले जल्दी से डायमंड के टॉप्स अपने कानों में डालने लगी। चले। जब अरहम ने देखा वो तैयार हो गई तो उसके सामने अपना हाथ फैलाते हुए बोला, जो अस्परा ने धड़कते दिल के साथ थाम लिया। वो उसकी संगत में चलती सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई और कुछ ही देर में वो दोनों गाड़ी पर बैठकर पार्टी के लिए निकल गए। तो ये था आज के नॉवल के पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल, कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ या एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।